हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो कि ग्रेविटेशन है उसको पढ़ रहे थे। इसके हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर चुके हैं और ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जो मैंने पहले आपको एक चैप्टर पढ़ाया था फोर्स और ये ग्रेविटेशन, दोनों में कुछ रिलेशन है। जैसे कि अगर आप फोर्स वाले चैप्टर को पढ़ के आए होंगे तो आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। अगर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग देखते हैं तो उसमें न्यूटन का कहना था कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं और एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रही है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। तो ग्रेविटेशन में इसका क्या रिलेशन है? जैसे कि आपको भी पता है, जब दो ऑब्जेक्ट होता है तो वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी तो वो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। जैसे कि अगर ये बॉडी है और एक सरफेस पे ये रोल डाउन हो रही है, ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पे फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करेगी। तो ये सरफेस भी जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये फ्रिक्शन अप्लाई करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगा। जैसे कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट से ये बॉल है, तो ये बॉल पे अर्थ फोर्स लगा रही होगी, तभी तो ये बॉल नीचे की ओर आ रही है। लेकिन ये बॉल भी इस अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, जबकि बॉल का मास काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू ये अर्थ, लेकिन अर्थ का मास काफी ज्यादा है। तो इसकी वजह से बॉल आपको नीचे आती हुई दिखाई देगी। नाउ जब आपको ही पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो इक्वल फोर्स जो लगेगा और यहाँ पर अपोजिट फोर्स, दैट मीन्स कि ये अर्थ जितना इस बॉल पे फोर्स लगा रही होगी उतना ही फोर्स ये बॉल भी अर्थ के ऊपर लगा रही होगी, बस डायरेक्शन अलग है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जब ये दोनों इक्वल है तो ऐसा होना चाहिए था कि अर्थ को बॉल के टुवर्ड्स जाना चाहिए था, पर ऐसा आपने कभी होते नहीं देखा। जब भी होता है तो बॉल ही अर्थ के टुवर्ड्स आती है। नाउ आपने फोर्स का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको न्यूटन के सेकंड लॉ में बताया था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये तो नहीं आया था, यहाँ पर था चेंज इन मोमेंटम, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव करके ए लाया था। नाउ तो आपको ही पता है, अगर यहाँ पर हमको ए निकालना है, ए इक्वल टू फोर्स बाय मास लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन और फोर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और एक्सेलरेशन और मास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर फोर्स इंक्रीज होगा, जबकि अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास डिक्रीज होगा। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उस पर ज्यादा एक्सेलरेशन लगेगा और किसी ऑब्जेक्ट का मास काफी ज्यादा है तो उस पर कम एक्सेलरेशन लगेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ फोर्स लगाती है तो ऑब्जेक्ट का मास तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम है। तो आपको ही पता है ये बॉल का मास कम है, दैट मीन्स कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो जब इस पे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग को विजिबल होगा, हम लोग देख पाएंगे कि ये बॉडी मूव कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के टुवर्ड्स आ रही है। लेकिन अर्थ का मास यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता भी है तो वो काफी ज्यादा कम होगा। तो अर्थ का मास काफी ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन उसमें नेग्लिजिबल प्रोड्यूस होता है, मतलब कि बहुत कम, और इतना कम कि उसको हम लोग ना देख सकते ना फील कर सकते। तो जिसके कारण से ये अर्थ नहीं मूव करके ये बॉल मूव करती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो इसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू लार्ज मास ऑफ अर्थ द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस वेरी वेरी स्मॉल। नाउ बस आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है और आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपको ही पता है फोर्स जो है वो इन्फ्लुएंस होता है एक्सेलरेशन और मास से। तो अगर हम लोग इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें एंड देन समझने की कोशिश करें तो हम लोगों को काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है, मैंने यहाँ पर लिखा, तो फोर्स किसी बॉडी पर ज्यादा लगेगा तो वो एक्सेलरेट ज्यादा करेगा। ये कॉन्सेप्ट आगे यूज होने वाला है और इसी रिलेशन को हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे जब हम लोग फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नाउ अभी के लिए ये वाला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास घटेगा और अगर मास घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। नाउ फ्री फॉल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट से आपके हाथ में एक बॉल है और वो सडनली गिर गई, हाथ से आपकी छूट गई और छूटने के बाद वो कहाँ आएगी? सीधे अर्थ पर आएगी। तो जब बॉल अर्थ पे आई तो वो कैसे आ गई? तो उसके ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा। जब ये ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी से आपको पता है कि बॉल के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा। नाउ बॉल के ऊपर फोर्स लग रहा है एंड बॉल कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है। ये यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, बॉल के पास वेलोसिटी भी होगा तब तो, एंड देन उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा। नाउ ये बॉल किस वजह से अर्थ पे आ रही? क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आई। सो व्हाट इज फ्री फॉल? देन द फॉलिंग of a body from a height
towards the under the influence of gravity is called free fall. Now gravity को ही आप लोग gravitational force of अर्थ भी बोलते हो। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ही बता रखा है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या रिलेशन है। तो ग्रेविटी को ही हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो वहां पर हम लोग या तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ यूज कर सकते हैं इतना लंबा चौड़ा, या फिर हम लोग डायरेक्ट ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। नाउ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर कोई भी बॉडी नीचे आती है तो उसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेट्स से अगर आप एक बॉल लेते हो और उसको सडनली नीचे फेंक देते हो, तो जब बॉल नीचे आएगी तो क्या वो फ्री फॉल होगा? तो नहीं, वो फ्री फॉल नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर अपना फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो बॉल है वो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आएगी। तो यहाँ पर बॉल के ऊपर तो आपका भी फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर ग्रेविटी प्लस आपका फोर्स दोनों ऐड होके नीचे आएगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो तो डेफिनेट सी बात है कि चेंज ही होगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन वैरी कर जाएगा। नाउ अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होके नीचे आ रहा है, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे कि आपको पता है कि ये एक एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स कि हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका कुछ वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया और देन हम लोग को बहुत सारी चीजें पता चली, जैसे कि हम लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एग्जैक्ट वैल्यू पता चला, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नाउ ये वाला वैल्यू अभी आप याद कर लीजिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आया, और इसको मैं कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगी। नाउ यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो हम लोग उसको G m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इस m1 को हम लोग डायरेक्ट कैपिटल M भी, जैसे कि यहाँ पर m और कैपिटल M और स्मॉल m बाई आर स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। नाउ आपको ही पता है, जब हम लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाएगा। जब मैं ग्रेविटेशन को पढ़ा रही थी तो बताई थी, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के मास से इन्फ्लुएंस हो रहा है, दैट मीन्स कि दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा है, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको ही पता है एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो हम लोग इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं m1 इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और a इक्वल टू G m1 बाई आर स्क्वायर। नाउ जैसे कि आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ के द्वारा लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग a की जगह g लिख सकते हैं। नाउ G m1 या फिर इसी को कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, हम लोग कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ इस इक्वेशन को देखकर आप कह सकते हैं ये तो G हमारा कांस्टेंट है। देन यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो R पर डिपेंड कर रहा है, और R दैट मीन्स कि वो डिस्टेंस होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच का, और अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे ही रखा हुआ है तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा रेडियस होगा वही हमारा डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन रेडियस, या फिर इसी को बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। एंड ग्रेविटी डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये इस बॉल के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ जो ये कैपिटल M जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके मास पे डिपेंड करता है। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग को पता चल जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट पे अर्थ कितना फोर्स लगाती है और उससे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। नाउ यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है रेडियस क्या होता है अर्थ का, रेडियस होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ये हमारा रेडियस होता है। एंड देन हमारा जो अर्थ का मास होता है वो होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ये हमारा मास हो गया। और जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो तो एक कांस्टेंट है और उसका वैल्यू भी फिक्स्ड है, तो उसका वैल्यू है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू आ गया।
नाउ हम लोग को स्मॉल जी कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर सब कुछ का वैल्यू पुट करेंगे, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसको यहाँ पर सब कुछ का वैल्यू पुट करते हैं, तो 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू जो हमारा अर्थ का मास है वो है 6 इंटू 10⁻24 केजी, एंड देन यहाँ पर हम लोग रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, तो 6.4 इंटू 10⁻6 एंड नाउ इसका स्क्वायर। नाउ यहाँ पर आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप इतना कैलकुलेशन करने बैठ गए अपने एग्जाम में तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। तो आपको ही पता है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इतना वैल्यू आया था इस एक्सेलरेशन का। इसको हम लोग कहीं कहीं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको डायरेक्टली राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकेंड भी बोल देते हैं। नाउ अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेट्स से अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना देती हूँ और ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ से एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, तब फिर यहाँ पर कितना ग्रेविटी लगेगा इस पे। नाउ यहाँ से तो आप रेडियस को देखते ही हो, तो इस ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको r प्लस एच लिखोगे, तो यहाँ पर वैल्यू हमारा कुछ इस तरह का बन के आएगा, जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन बन के आएगा जब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे रखते हैं। नाउ यहाँ पर हो सकता है अर्थ को डिग किया तो फिर लेट से यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। नाउ यहाँ पर ग्रेविटी कितनी होगी, तो यहाँ पर जी एम बाई आर माइनस एच का स्क्वायर, कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो आपके लिए ये आसान हो गया, और ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इजी था। स्टूडेंट को ये काफी ज्यादा हार्ड लगता है, पर अगर आप इसको एक बार समझ जाते हो तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। अगर आपको मैं समराइज वे में बोलूँ तो आपको इसमें पहले तो फ्री फॉल को समझना है कि फ्री फॉल होता क्या है। तो फ्री फॉल कुछ नहीं है, जब एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे आने लगती है या फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से अपना कुछ फेनोमेना शो करती है, उसको हम लोग फ्री फॉलिंग बोलते हैं। और उसके अलावा फ्री फॉलिंग होने के टाइम पर जो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अगर ये अर्थ पर हुआ तभी हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, क्योंकि आपको ही पता है अगर यही चीज किसी और प्लेनेट पे होती है तो वहां पर हम लोग ग्रेविटी नहीं यूज करते हैं। नाउ यहाँ पर आपको 9.8 मीटर स्क्वायर कैसे आया ये एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। सो इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, और आपके स्कूल के एग्जाम में बस यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी 2 मार्क्स के, उससे ज्यादा कहीं पे भी कुछ नहीं आने वाला। ना यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो हर जगह इन्फ्लुएंस होगी। आपको ही पता है ग्रेविटेशन जो है, जो कैपिटल जी है, वो बिल्कुल एक कांस्टेंट टर्म है। इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में बिल्कुल कांस्टेंट है। आप कहीं पे भी चले जाओ, अर्थ पे हो तब भी इसका वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होगा। अगर आप जुपिटर पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ये कैपिटल जी का वैल्यू फिक्स होगा। लेकिन ये जो स्मॉल जी है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे कि आपको पता है अगर अर्थ पे ये पोल है और उसके बाद यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारे आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, तो ये हर जगह पे वैरी करेगी। जैसे कि यहाँ पर पोल होता है ये दोनों, तो पोल पे जो इसका वैल्यू आएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा। और जब आप धीरे धीरे इक्वेटर पे आ जाओगे तो इक्वेटर पे भी इसका वैल्यू 9.72 के अप्रॉक्स आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्लेस टू प्लेस वैरी कर रहा है। नाउ अगर आप इक्वेटर पे किसी चीज का वेट करते हो और देन उसको फिर जाकर पोल पे फिर से मेजर करोगे तो उसका वेट वेरी करेगा। तो ये स्मॉल जी की वजह से नहीं होगा। आपको ही पता है वेट जो होता है वो जी पर डिपेंड होता है, जबकि मास नहीं। मैं यहाँ पर मास और वेट में डिफरेंस आगे आपको बताऊंगी। तो इसी वजह से जो हमारा पोल है वहां पर जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। रेडियस जो होता है वो अर्थ का वो काफी ज्यादा होता है इक्वेटर पे। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि रेडियस कैसे होता है वहां पर ज्यादा। तो आपको ही पता है कि जो अर्थ का शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट स्फेयर नहीं है। स्फेयर आपको ही पता है एक सर्कल है, उसके सर्कमफेरेंस से उसके सेंटर का वैल्यू फिक्स्ड होता है। जबकि अगर अर्थ का अगर आप मेजर करो तो वो एक जियोइड है। मैं लिख देती हूँ कि वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो आपको ही पता है अर्थ कुछ इस तरह का होता है। वो हल्का, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो अर्थ का रेडियस होता है वो थोड़ा सा डिफर करता है अगर आप इस रेडियस को और इस रेडियस को मेजर करते हो। तो यहाँ पर लेट से आर है तो यहाँ पर आर प्लस समथिंग कुछ होगा। नाउ तो अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो अगर रेडियस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, और अगर रेडियस कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा। तो इसी वजह से जो ग्रेविटी का वैल्यू है वो हर जगह वेरी करता है। नाउ अगर एक ऑब्जेक्ट है जब मोशन में होता है तो सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, उसके अलावा वो एक्सेलरेट भी कर रहा है, एंड देन उसका कुछ वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका सर्टेन वेलोसिटी होगा। तो हम लोगों को अगर जरूरत पड़े कभी कैलकुलेट करने की
कि उसका डिस्टेंस क्या है, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या था, या फिर वो कितने टाइम में डिस्टेंस को कवर किया, तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा हो मोशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं लिख देती हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, then s equal to ut plus half at square, then v square equal to u square plus 2as। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा था मोशन वाले चैप्टर में, जब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा था। नाउ आपको ही पता है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस हो जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है, और ग्रेविटी को हम लोग दैट मीन्स के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो मोशन होगा वो या तो अपवर्ड होगा या तो फिर डाउनवर्ड होगा। जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मोशन को पढ़ा था, या तो बॉडी इधर मूव करती थी या तो फिर इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी लग रही है दैट मीन्स कि वो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी या तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एक वर्टिकल टाइप का मोशन है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस ना बोल के इसको हाइट बोलते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़े से चेंजेस लाएंगे। अगर आप लोगों को फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन करता है तो आप लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह से यूज करोगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एंड देन s इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर s नहीं, यहाँ पर h, क्योंकि आपने पहले ही डिस्टेंस को हाइट से इक्वल किया, मतलब कि डिस्टेंस को यहाँ आप लोग हाइट बोल रहे हैं, तो यहाँ पर यू टी प्लस हाफ जी टी हो जाएगा। देन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब नाउ यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अगर आप अर्थ से, यहाँ पे ये अर्थ का सरफेस है और इससे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, तो वो ऊपर जाके एक सर्टेन हाइट पे रुक जाएगी। दैट मीन्स कि वहां पर रुकने का रीजन ये है कि वो उसका धीरे धीरे एक्सेलरेशन स्लो डाउन हो रहा होगा। तो एक्सेलरेशन स्लो डाउन होने का मतलब कि आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो उसका g का वैल्यू है वो निगेटिव हो रहा है। और वहीं जब आप देखते होगे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके स्पीड में वेरिएशन होती है, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन चेंज होता है और बॉडी एक्सेलरेट करती है। तो यहाँ पर हम लोग g का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो अगर वहां पर दिया हुआ होगा कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रही है तो आप वहां पर नेगेटिव g का वैल्यू लोगे, और यहाँ पर आप पॉजिटिव g का। नेगेटिव g दैट मीन्स कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी माइनस का, और पॉजिटिव जी दैट मीन्स पॉजिटिव 10, या फिर आप इसी को 9.8 भी बोल सकते हो या फिर 10 अप्रॉक्स। हम लोग कभी कभी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10 भी हम लोग लेते हैं, तो हम लोग ये लेते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। और यहाँ पर मैं आपको 2-3 बातें बता देती हूँ। जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स देके ऊपर भेजते हो तो जब वो सर्टेन हाइट पे जाएगी तो वो वापस से नीचे आएगी, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो होगा वेलोसिटी का वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और वहीं जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से छोड़ देते हो तो वहां पर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। उसके अलावा एक ऑब्जेक्ट जितना टाइम ऊपर जाने में लेगी उतना ही टाइम वो वापस नीचे आने में भी लेगी। तो दैट मीन्स की टाइम जो होगा, टोटल टाइम, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम को जोड़कर जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग टोटल टाइम बोलेंगे। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में 5 सेकंड लगता है तो नीचे वापस आने में उसको 5 सेकंड लगेगा। तो अगर पूछे कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, लेट्स से ये डिस्टेंस x है, तो ये x डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, तो बोल दोगे कि 5 सेकंड। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि टोटल डिस्टेंस जब वो कवर किया तो उसमें कितना टोटल टाइम लगा, तो आप यहाँ पे 5 + 5 या दैट मीन्स कि 10 सेकंड बोलोगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आई होगी। सो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। और ये सब हमारी फैसिलिटीज है जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने आप को हमारी साइट पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं, और अपने आप को जब आप रजिस्टर करवाओगे तो हमारी तरफ से कोई भी अपडेट आएगी तो हम लोग आपको मेल कर देंगे, या फिर हम लोग आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करना है, फ्री और पेड सर्विसेज दोनों है। आप जिसको चाहें आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे काफी सारे कोर्सेस अवेलेबल है, तो आप अपने आप को कोई भी कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं। देन 1-to-1 लाइव सेशन, 1-to-1 लाइव सेशन काफी अच्छा बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि अगर आप 1-to-1 में पढ़ते हो, अपने आप को एनरोल करवाते हो, तो हमारी फैकल्टी से आप लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। आपको जो भी क्वेरी होगी आप उनसे बिल्कुल सामने से पूछ सकते हो। देन आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था, जैसे कि पेड और फ्री सर्विसेज दोनों है, तो स्टडी मटेरियल भी पेड और फ्री दोनों है। आप जिसको चाहें उसको प्रेफर कर सकते हैं। देन रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल कहने का मतलब जितने भी 1-to-1 लाइव सेशन में ट्यूटोरियल्स हम लोग देंगे उसी को हम लोग बिल्कुल सेपरेटली और अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे, जिससे कि स्टूडेंट को रिकैप करने में कोई भी दिक्कत हो तो उन वीडियोस को देखकर वो अपने माइंड को वापस से वो सारी चीजें याद करवा सकते हैं। देन एकेडमिक कंसल्टेंसी काफी अच्छी फैसिलिटी है। जैसे कि आप छोटे होते हो और धीरे धीरे जब आपके क्लासेस हायर होते जाते हैं तो आपके कई सारे क्वेरीज होते हैं, आपको कई सारी चीजें समझ नहीं आती, तो आप हमारे एकेडमिक जो टीचर होते हैं उनसे बात कर सकते हो। जितनी भी फैकल्टी हैं उनसे अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो और उनसे समझ सकते हो।
तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ट्यूटोरियल. फॉर मोर वीडियो you can subscribe to our channel and I will come up with the next lecture of this chapter. Till then, bye bye.